डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं गोवा का रहने वाला हूँ। पहले मैं किराए के मकान पर रहा करता था और यहाँ एक दुकान पर काम किया करता था। लेकिन मुझे गोवा इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं सोचने लगा क्यों ना मैं यहीं पर घर ले लूँ। मुझे अकेलापन ज़्यादा पसंद है। भले ही काम मैं नॉर्थ गोवा में करता हूँ, रात के वक्त क्लब में काम करना मुझे पसंद तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा काम मिला ही नहीं तो मैंने यही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें कमाई अच्छी होने लगी, जिससे मैं एक घर खरीद सकता था। लेकिन मैं रुका रहा, कोई अच्छा घर खरीदूंगा बिल्कुल समंदर के किनारे। लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है। फिर क्या, शहर से थोड़ा दूर, जहाँ से समंदर नजर आए। हमेशा से समंदर की वो बहती हुई लहरें मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मैं मुंबई में पला बड़ा और समंदर देखने का हमेशा मन किया करता था। लेकिन मुझे साफ पानी पसंद है। सपनों में गोवा आया करता था। मैं यहीं का होकर रह जाना चाहता था, इसीलिए मैंने शहर को बदल लिया। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, सच कहूँ दिल लग गया है मेरा। काम के बाद चाहे आधी रात हो, समंदर के किनारे बैठकर लहरों को देखा करता हूँ। सोचा करता हूँ क्या रिश्ता है मेरा इन लहरों से। लेकिन अब मैं हमेशा के लिए यहीं का होकर रहना चाहता हूँ। एक बार घर खरीद लूँ, फिर क्या, चाहे दिन या रात छुट्टियाँ करके घर में रहूँगा। लहरों की आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी और मुझे एक ऐसा घर मिल ही गया। भले ही जहाँ पर भीड़ नहीं है घर वहाँ पर मिला है, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल रहने के लिए करना है। मैं नहीं चाहता कि टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए आएँ। बस ये छोटा घर, मेरे सपनों का घर। पहला दिन बड़ा ही अच्छा। मैं खाना बना रहा था किचन में और लहरों की आवाज़ आ रही। भले ही काफ़ी ज़्यादा दूर से आ रही थी, लेकिन जैसे मुझे बुला रही हो। फिर क्या, खाना खाकर मैं आगे की तरफ गया। रेत में पैर रखते ही दिल बिल्कुल बहलने लगा था। लहरों को देखते देखते कब समंदर के किनारे मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। शाम के वक्त उठा था मैं, लेकिन बिल्कुल शांति का एहसास। अंधेरा होने वाला था और मुझे इस तरफ लाइट भी लगानी थी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है रात के वक्त जब मुझे नींद नहीं आएगी ना, चलता चलता रेत के बिल्कुल साथ साथ लहरों को देखता देखता आगे बढ़ता जाऊंगा। पानी को छूने की कोशिश करूंगा। भले ही रात के वक्त हाई टाइड होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तैरना आता है। पहली सुबह थी। सुबह मैं लहरों को देखना चाहता था। घर के पीछे वाला दरवाज़ा खोलूं, सामने मुझे लहरें नजर आए। बस यही तो मेरा सपना था और इसी सपने को पूरा करने के लिए दरवाज़ा खोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। सुबह सुबह समंदर का वो ठंडा ठंडा पानी मेरे पैरों को छुएगा, ये देखने के लिए मैं आगे की तरफ बढ़ता चला गया। ये जो इलाका था, यहाँ आसपास और कोई घर नहीं था, कोई रहता नहीं था। इस तरफ कोई आता नहीं था। साफ सफाई नहीं थी, लेकिन आगे वाले हिस्से की साफ सफाई मैंने कर ली थी। मैंने वहां पर पैरों के निशान देखे। वो समंदर से कोई आया होगा इस तरफ। ऐसा तो नहीं कोई डूब गया, बहते बहते इस तरफ आया और यहां पर उसे होश आया होगा। समंदर से इस तरफ पैरों के निशान थे, लेकिन आधे रास्ते वो पैरों के निशान खत्म हो चुके थे। यहां से कोई गया तो किस तरफ गया होगा? वापस जाने की तो कोई खास निशान है नहीं। ये कैसे हो सकता है? वैसे भी इस तरफ कौन आया होगा? कयास तो मैं लगाए जा रहा था, लेकिन मुझे सच का पता नहीं लग रहा था। इसीलिए वहां पर मैं बैठ गया। देखने लगा कि आसपास कोई है, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। कुछ आवाज़ें भी लगाई मैंने,
वो नारियल के पेड़ दूर दूर तक फैले हुए थे और नीचे कचरा भी था, झाड़ियां भी थी और ऐसा इलाका चारों तरफ था। आगे की सफाई करने के बाद मेरी नज़रें फिर से समंदर की तरफ कट गई। वो लहरें धीरे धीरे पीछे की तरफ होती जा रहीं। फिर एक झटके से आगे की तरफ वो पानी आता, बुलाता मुझे। मैं समंदर से बातें किया करता था। फिर मुझे काम पर जाना था। नए काम का चुनाव किया था मैंने, जहाँ पर मुझे तनख्वाह अच्छी मिलने वाली थी और रात होने से पहले पहले मैं वापस आ जाता। इसीलिए सुबह सुबह तैयार होकर काम की तरफ बढ़ गया। काफ़ी सफ़र तय करना पड़ा मुझे, लेकिन आखिरकार बागा बीच के पास मैं पहुंच चुका था। दिन भर मेहनत की मैंने, शाम तक थक गया था। जब वापस आया, सच बताऊं, ऊर्जा की ज़रूरत होती है आपको और मुझे समंदर से ऊर्जा मिलती है। मेरा घर, लहरों की आवाज़ और पूरी तरह से शांति। आज रात 11 बजे तक मैं अपने कमरे में बैठा हुआ एक पुरानी किताब को पढ़ रहा था। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, लेकिन उस नींद को खराब किया किसी पियानो की आवाज़ ने। दबी दबी सी वो पियानो की आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन मुझे परेशान ज़रूर कर रही थी। ये क्या, आसपास कोई घर तो है नहीं, तो ये पियानो कौन बजा रहा है? ये जानने के लिए मैं अपने घर से बाहर निकला। वो आवाज़ थोड़ी दूर हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि आवाज़ उल्टी तरफ से आ रही है, समंदर की तरफ से। समंदर की तरफ से कोई पियानो क्यों बजा रहा होगा? यह जानने के लिए मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोला और रेत पर चलता चलता मैं समंदर के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। आगे घुप अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दूर दूर वो पानी वाले जहाज़ ज़रूर थे जिस पर रोशनी थी। प्राइवेट यैच भी थे वहाँ पर, लेकिन ये पियानो की आवाज़ दूर से नहीं, काफ़ी करीब से आ रही थी। जैसे समंदर पर कोई जहाज़ हो, लाइट ना हो, लेकिन कोई पियानो बजा रहा हो। देखता गया मैं, हैरान होता गया। रात के वक्त मैं समंदर में नहीं जा सकता था, लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं। रेत के पास बैठे रहना अच्छा है, लेकिन पानी में जाना खतरनाक हो सकता है। लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची उठती हैं, जो अब करीब आने लगी थी। मुझे लगा मुझे पीछे जाना चाहिए। एक तो वो धुन, बेहद खतरनाक धुन थी, बड़ी डरावनी सी धुन थी। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? आप कह सकते हैं ऐसी धुन जैसे किसी की मौत हुई हो। वैसी धुन कौन बजा रहा होगा? अजीब, रात के वक्त किसी को डराने की कोशिश कोई ना कोई पागल कर रहा है। यह सोचकर मैं वापस आ चुका था। रात के वक्त हल्की हल्की धुन की आवाज़ मुझे सुनाई देती रही, लेकिन जब नींद बहुत ज़्यादा चढ़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। सुबह मैं जल्दी उठा था और जल्दी ही मैंने खाना खा लिया था। काम पर जाने की मुझे और भी ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन उससे पहले मैं रूटीन फॉलो करना चाहता था, या कहें रूटीन बनाना चाहता था कि हर सुबह जब मैं उठूँगा कुछ कदम रेत पर आगे की तरफ बढ़ाऊँगा, समंदर के करीब जाऊँगा। समंदर का पानी मुझे बुलाता है, अपना प्यार भी तो दिखाना है। फिर से मैं चलता चलता रेत की तरफ जा रहा। रात को इसी रेत पर चला था मैं, मेरे पैरों के निशान बने हुए। कल वाले वो पैरों के निशान अब मौजूद नहीं, लेकिन थोड़ा आगे किसी और के पैरों के निशान थे। पहले मैंने अपने पैरों के निशानों को देखा था, मेरे पैरों के निशान बिल्कुल वैसे ही। घर से मैं समंदर के थोड़ा सा करीब गया, फिर वापस आ गया। जाने के निशान थे, आने के निशान थे, लेकिन किसी और के पैरों के निशान थे, जो कि समंदर से मेरे घर की तरफ आ रहे। आधे रास्ते वो निशान रुक गए। वहां से कोई कहाँ गया होगा? कोई छिपने की जगह नहीं है, जाने की और कोई जगह नहीं है। रेत पर पैरों के निशान तो छप जाते ना, या किसी और चीज़ के निशान छपते। जैसे कोई मोटरसाइकिल यहाँ पर लेकर आया हो तो उसके टायरों के निशान तो छपेंगे ना, लेकिन सिर्फ पैरों के निशान थे। समंदर से बाहर आने के निशान, वापस जाने के नहीं। सोच में पड़ा हुआ, लेकिन मुझे काम पर जाना था। ये मेरी रूटीन नहीं है, ये पैरों के निशानों को देखना, लेकिन कुछ अजीब था तो ज़्यादा समय लगा दिया मैंने। फिर मैं जल्दी से घर के अंदर आया, घर को लॉक किया
काम की तरफ निकल पड़ा था। काम पर भी बार बार इसी के ख्याल आए जा रहे, लेकिन मैंने खुद को समझाया। फिर शाम के वक्त मैं वापस आया था। लगभग 10 बजे होंगे। खाना खाकर मैं अपने कमरे में बैठा। मैं हमेशा खिड़कियां खोल देता हूं ताकि समंदर की लहरों की आवाज आए, और जब नींद बहुत ज्यादा आ जाए तब खिड़कियों को मैं बंद करा करूंगा। अचानक फिर से एक धुन सुनाई देने लगी थी। समंदर की तरफ से आ रही ये आवाज फिर से मुझे परेशान करने लगी थी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उस तरफ रोशनी नहीं थी, लेकिन समंदर से ऐसे पियानो की आवाज रात के वक्त कहां से आती है? कितनी दूर से आती होगी? क्या पानी वाला जहाज बहुत दूर है जिससे इतनी दूर आवाज आती है? लेकिन इस बार तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं चलकर पानी के बेहद करीब गया था, लेकिन आवाज ज्यादा दूर से भी नहीं आ रही। समंदर के बीच से आ रही है, दबी दबी सी ये आवाज। मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि जब आसपास कोई ना हो, ऐसा ना हो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, मदद भी कोई नहीं कर पाएगा। ये सोचकर डरता डरता, घबराता घबराता मैं वापस अपने घर के अंदर आ चुका था। रात के वक्त खिड़कियों को मैंने बंद कर लिया ताकि ये आवाज बार बार मुझे सुनाई ना दे। मैं परेशान हो चुका था। अगली सुबह मुझे ध्यान ही नहीं था रात के वक्त क्या हुआ, लेकिन एक बार मैं बाहर जाकर देखना चाहता था। समंदर के पास से यहां आसपास कुछ है जहां से पियानो की इतनी ज्यादा आवाज आती है। मैं खंगालना चाहता था, लेकिन जैसे ही समंदर के करीब गया, मैंने फिर से नए पैरों के निशान देखे। वो पैरों के निशान जो समंदर से मेरे घर की तरफ इस बार और ज्यादा करीब, जैसे कोई समंदर से निकलकर घर के बेहद करीब आता है, लेकिन वहां से कहां जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने समंदर के करीब उस रेत पर चलकर आगे तक देखा। दूर दूर तक कुछ नहीं था। गंदगी थी, नारियल के पेड़ थे और रहने वाला कोई नहीं। फिर ये आवाज और पैरों के निशान, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं डर सा गया था। वापस घर के अंदर आया और मैंने सोचा इस बार ना मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा करता हूं, किसी से पूछने की कोशिश करता हूं। समंदर के किनारे तो कोई घर नहीं है, लेकिन पीछे 500 मीटर दूर कुछ घर बने हुए थे। उनसे बात करता हूं। जानता हूं, मैं जहां पर काम पर गया था वहां मैंने अपने एक साथी को इसके बारे में बताया कि मुझे रात को ना समंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और मुझे लगा था वो मुझे कुछ ऐसा बताएगा जिससे मेरा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने जो बताया उससे मेरा डर बढ़ गया। उसने कहा कि समंदर से जो आवाजें आती हैं वो हर कोई सुन नहीं सकता, और कहते हैं जिन्हें समंदर की आवाजें सुनाई देती हैं ये आवाजें उनके लिए होती हैं। समंदर की ये आवाजें बुलाती हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं देना चाहिए। जो हमसे दूर है, कुछ रहस्यमय है, दूर रहना चाहिए उससे। मैं बहुत ज्यादा डर गया। 2 दिनों तक ना मैं दिन के वक्त ना रात के वक्त बाहर निकलता। मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए तीसरी रात तो पीछे वाला दरवाजा किसी ने खटखटाया था। उसके बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं। फिर मैंने ध्यान दिया, क्योंकि पीछे मैंने एक बल्ब लगा रखा था। करीब से तो नजर आना चाहिए ना पीछे क्या है। पैरों के निशान रेत से आगे पीछे वाली गीली मिट्टी के ऊपर भी थे, जैसे कोई समंदर से चलकर इस तरफ आया हो। और बिल्कुल दरवाजे के पास पैरों के निशान ऐसे थे कि कोई यहां तक आया, उसके बाद कहां गया। आसपास और कोई निशान नहीं। मैं घबरा गया। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। फिर मैंने यही बात किसी और को बताई, लेकिन मेरे उस दोस्त ने मेरा डर कम किया। उसने कहा, तुम्हें पता है ये जो भूत प्रेत का चक्कर होता है ये कैसे असर करता है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा डरपोक है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो भूतिया नहीं है, लेकिन वो तो डरता रहेगा, अपनी जिंदगी को नर्क बनाए रखेगा। फिर वो हर चीज़ में यही ढूंढेगा कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है,
भूत के कारण। बस फिर क्या, बुरा होता चला जाएगा। अब ये है डरपोक आदमी के लिए अगर भूतिया घटना ना हो। मान लो कि सच में कोई भूत प्रेत का चक्कर है, कोई रहस्य है, हम डरना शुरू हो जाएंगे। अब बताओ किन्हें भूत प्रेत ज़्यादा नज़र आते हैं? मैंने कहा, किन्हें ज़्यादा नज़र आते हैं, मैं इसके बारे में कभी सोचता नहीं। उसने कहा, जो डरते हैं। तुमने कभी किसी ऐसे से कोई कहानी नहीं सुनी जो बहुत डरपोक था और उसने कहा उसे भूत नज़र आया, वो डर कर भाग गया, फिर उसके साथ कुछ बुरा होने लगा? जो डरते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो नहीं डरते उनके साथ कुछ होता ही नहीं, उन्हें तो भूत तक नज़र नहीं आते। तुम डरना बंद कर दो। जब तुम डरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। तुम डरोगे ही नहीं तो कुछ बुरा नहीं होगा। किसी की कहानी सुनी है जो डर नहीं रहा था, वहां पर जाता था जहां से उसे आवाज़ सुनाई देती या उसे लगता कोई है, कुछ नहीं होता उसके साथ, फिर रहस्य खुल जाता है कि कुछ नहीं है। तुम भी ऐसा करो। मेरे दोस्त ने मुझे समझा दिया था और मुझे उसकी बातें सही लगी। अगर आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, या तो कोई रहस्य है। अगर रहस्य नहीं है तो मुझे जानना होगा सच्चाई क्या है। रात के वक्त वो पियानो की आवाज़ जब सुनाई देना शुरू हो गई थी ना, मैं बाहर निकला था, देखना चाहता था कि क्या चीज़ है। चलते चलते समंदर के करीब पहुंचा। हाथ में मेरी टॉर्च थी। इससे पहले मैं टॉर्च लेकर नहीं जाता था क्योंकि जो पीछे वाला बल्ब था काफ़ी आगे तक रोशनी करता था। आसपास नज़र आ जाता था कि कोई मौजूद है या नहीं। पियानो की आवाज़ तो समंदर के अंदर से आती रही, लेकिन एक चीज़ चमकदार सी मुझे दिखने लगी थी रेत पर पड़ी हुई। मैं उस चमकदार चीज़ के पास पहुंचा। आधी रेत में गड़ी हुई वो चीज़ जब मैंने निकाली तो वो एक तांबे की दूरबीन थी। एक सिंगल लेंस तांबे की दूरबीन उठाई मैंने। बड़ी पुरानी सी लग रही थी। उसे देखा, अरे ये देखने में तो ठीक ही लगती है, एंटीक लगती है। ये किसने फेंकी होगी या पहले से पड़ी है, मेरा ध्यान नहीं पड़ा। अब मैं डरा नहीं हूँ, यहाँ तक आया हूँ। ये पियानो की आवाज़ का रहस्य तो सुलझा नहीं सकता। जहाँ पर भी मैं टॉर्च से रोशनी कर रहा हूँ वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। समंदर के बीच से ये आवाज़ आती है। इसके बारे में तो नहीं पता कर सकता, लेकिन कोई आसपास नहीं है, कोई चलकर नहीं आ रहा है। इतना तो साफ है, पैरों के निशान कोई बनाता है फिर भाग जाता है। अब कैसे भागता है? कोई भारी चीज़ रखता होगा चौड़ी, जिस पर पैर रखता होगा, फिर पैरों के निशान आते नहीं, या पीछे से पैरों के निशानों को वो मिटा देता है। ये करता होगा। कोई चालाक है, मुझे डराना चाहता है। कोई शायद नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं, या सस्ते में इस घर को खरीदना चाहता है। मैं वापस घर के अंदर आ चुका था। उसके बाद पीछे वाली खिड़की को खोल दिया मैंने। कोई बात नहीं, आती रहे पियानो की आवाज़। अब डरावनी ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक धुन है ना जो समंदर की लहरों के साथ बिल्कुल मेल खा रही है। फिर मैंने उस दूरबीन को निकाला। पुरानी सी दूरबीन थी, सिंगल लेंस वाली, लेकिन खींचकर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। देखना चाहता था उसे कितनी दूर नज़र आता है। कमरे में देखा तो घड़ी बहुत बड़ी नज़र आई। फिर मैंने उस खिड़की से दूर देखने की कोशिश की। मैंने जैसे ही उससे समंदर के किनारे का हिस्सा देखा, उसके अंदर से दूर नज़र आ रहा, और उसके अंदर से लगा जैसे समंदर के किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पीछे एक पुराना टूटा फूटा सा जहाज़ हो, लाइट्स भी लगी हुई। फिर मैंने उस दूरबीन को नीचे किया। सामने कुछ भी नहीं था। मैंने पीछे जाकर देखा। फिर मैं वापस कमरे में आ गया। दूरबीन के अंदर से फिर से दूर झांकने की कोशिश की मैंने। दूर तक देख तो रहा था मैं, लेकिन दूरबीन के अंदर से ऐसा नज़र आता कि पीछे कोई है, बहुत कुछ है। लेकिन दूरबीन को हटाते ही पीछे कुछ नज़र नहीं आता। पूरी रात मैंने उस चीज़ को दूरबीन से देखा। जहाज़ पानी के अंदर से था, और ऐसा लगा कि ये जो पियानो की आवाज़ है ना, उस जहाज़ से आ रही होगी। बिल्कुल तट पर नहीं था, थोड़ी दूरी पर था, और तट पर कुछ लोग भी नज़र आ रहे। सुबह सुबह दोबारा मैंने दूरबीन से देखा। वहाँ पर कुछ नहीं था, दिन की रोशनी में साफ नज़र आ रहा। लेकिन फिर से उस रात मुझे समंदर के किनारे दूरबीन से कुछ अलग नज़र आ रहा। ऐसा नज़ारा जो उसी से नज़र आता। वहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे मुझे,
दूर से ऐसा ही लग रहा लोग ही हैं। पीछे दूर जहाज जिसमें जल रही रोशनी, टूटे फूटे से हिस्से, फट्टे, गंदगी, बहुत कुछ दूरबीन से दिखता असल में मौजूद नहीं था। भूतिया दूरबीन थी वो, भूतिया। मैं जब उसे किसी और को दिखाने के लिए लेकर गया, वो उसे खरीदना चाहता था लेकिन रकम कम दे रहा। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अलग नज़र आ रहा है, डिज़ाइन बहुत पुराना है, मैं इसे अच्छे में बेच पाऊंगा, लेकिन 2000 रुपये मैं क्यों लूँगा ऐसी चीज़ के जो मुझे कुछ ऐसा दिखा रही है जो किसी को नहीं दिखा रही। समंदर के किनारे के सिवा उससे और कुछ अजीब नज़र नहीं आता। सड़क पर देखता, दूर वाले पेड़ देखता, कुछ भी अजीब नज़र नहीं आता, सब कुछ साधारण। लेकिन उस खिड़की से जब मैं पीछे देखता, मुझे पीछे कुछ ऐसा नज़र आता जो भयानक और रहस्यमय होता। समंदर के किनारे चलकर गया था मैं, था वहाँ पर कोई भी नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पर एक लालटेन को रखा करीब से दूरबीन से। मैंने देखा पास में कोई है, मैंने दूरबीन को हटाया, वहाँ पर कोई नहीं था। दूरबीन के अंदर से नज़र आ रहा यहाँ कुछ है, एक आदमी काले कपड़ों में बैठा हुआ, जबकि आसपास लकड़ी पर टंगे हुए कपड़े जैसे उसने सुखाने के लिए रखे हों। दूर से वो भी मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन वो आदमी दूरबीन में हिलता हुआ नज़र आता और यहाँ से दूरबीन में मुझे वो टूटा फूटा पुराने ज़माने का जहाज़ नज़र आ रहा था जिसके ऊपर बड़ी लालटेन लगाई हुई थी जिससे आसपास रोशनी हो रही, लेकिन ये नज़र आता सिर्फ दूरबीन से। असलियत में वहाँ पर कुछ नहीं था। हर रोज़ ऐसा ही होने लगा था। मैं खिड़की से दूर उस जहाज़ को देखता, वहाँ पर उस आदमी को देखता, वहाँ पड़ी हुई वो चीज़ों को देखता जो सिर्फ उस दूरबीन से नज़र आती थी। जिसको मैं बताता वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन डरता भी, मेरे घर आकर ये देखना भी नहीं चाहता। जिस चीज़ से हम डरते हैं ना, उससे दूर रहना भी पसंद करते हैं। आंखें हर कोई बंद कर लेता है जब सच्चाई आंखों के सामने आ जाती है। मुझे लग रहा था मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। एक रात दूरबीन लेकर गया था मैं, तट के बिल्कुल किनारे पर, पानी के बेहद करीब। दूरबीन से वो आदमी बेहद करीब नजर आ रहा था। दूरबीन को आंख पर लगा लिया मैंने, एक आंख को बंद कर लिया। दूरबीन बंद कर ली थी, यानी करीब से साफ नजर आ रहा, दूर का कुछ देखना नहीं चाहता था मैं। पास से मैंने उस आदमी को आवाज भी लगाई। जमीन पर देखा तो पैरों के निशान बने हुए थे। वो पैरों के निशान उसी के थे। जब वो मेरी तरफ पलटा, जैसे ही पलटा, दूरबीन के अंदर से अंधेरा नजर आने लगा, रोशनी जैसे गायब हो गई हो। फिर वो सामने से नजर ही नहीं आ रहा। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, सामान वहीं पर था, वो आदमी गायब हो चुका था, लेकिन और कोई डरावना एहसास नहीं हुआ। फिर दूर से जहाज की आवाज़ आ रही, जहाज के अंदर से पियानो की धुन की आवाज़, और मुझे लगा डर को दूर करने के लिए इस रहस्य को सुलझाना होगा। ये कैसा जहाज है, इस जहाज में क्या है, मुझे इस जहाज पर पैर रखना होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं उसे छू सकता हूं? आसपास पड़ी हुई किसी चीज को मैं छू नहीं सकता था। दूरबीन से नजर जरूर आती, लेकिन एक बार मैंने वहां पड़े हुए कुछ कपड़े के टुकड़ों को, जो कि एक आंख बंद करके दूरबीन को आंख पर लगाकर छुआ, तो असल में वो कपड़े को मैं उठा पाया। जैसे ही दूरबीन को हटाया, हाथ में कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से देखते हुए किसी चीज को छूंगा तो असली एहसास होगा। तो क्या मैं जहाज को देख सकता हूं? मैंने कई कश्ती वालों से बात की, लेकिन उनका कहना था रात को पानी में कश्ती चलाई नहीं जा सकती, हाई टाइड के कारण लहरें ऊंची उठती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा बड़ा जहाज, यैच, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। कोई तो ऐसा मिल जाए जिसके पास थोड़ा बड़ा जहाज हो जो लहरों पर टिक पाए, और मैं दूरबीन से देखते हुए वहाँ तक जाना चाहूँगा। वो जहाज़ क्या है, कहाँ से आता है, क्या मुझे नज़र आता है या किसी और को भी? और मैंने कई लोगों से बात की। जब वो पूछ रहे कि मुझे रात को जाना कहाँ पर है, मैंने कहा मेरे घर के बिल्कुल सामने समंदर में कुछ है, मुझे देखना है जो रात को दिखता है।
बस इतनी बात सुनकर वो डर जाते, क्योंकि रात को जो दिखता है सबका कहना था वो असलियत में मौजूद नहीं होता। बस सच का पता मुझे भी लगाना था। एक ऐसे ही जहाज के मालिक को मैंने ढूंढ लिया जो शराबी था। शराब की लालच में वो कुछ भी कर सकता था। भले ही उसका जहाज टूटा फूटा सा था, लेकिन पानी में चल सकता था। उसे शराब की एक बोतल दी। नशे में धुत था, लेकिन मेरा काम कर सकता था। मैं उसे लेकर गया पानी में, लगभग 2 किलोमीटर दूर से। मुझे उस दूरबीन से वो जहाज नजर आ रहा था। बड़ा जहाज था। मैंने उसे कहा, तुम देखना चाहोगे? उसने कहा, साहब जहाँ ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, मैं तो इस जहाज को चला सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर ले गया मुझे वो उस जगह। मैं उसे बताता गया, धीमा करो धीमा, थोड़ा आगे थोड़ा आगे, बस यहाँ पर रोकने की कोशिश करो, यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ। उसने कहा, साहब समंदर के बीच में क्या है? यहाँ पर क्या है जो आप ढूंढ रहे हो? मैंने उसे रुकने के लिए कह दिया था। दूरबीन को एक आंख पर लगा लिया था चश्मे की तरह, दूसरी आंख को मैंने बंद कर लिया था। वो कह रहा, साहब ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है आपको भी चढ़ी हुई है। मैंने कहा, रुको, मैं थोड़ा काम करने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हें लगे कि मैं डूब रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैसे लाइफ जैकेट पहन रखी है, लेकिन फिर भी मदद ज़रूर करना। रस्सी पास में है ना? मैंने रस्सी पकड़ी हुई थी। फिर मैंने उस जहाज़ को छू कर देखा। वो पीछे से कह रहा, साहब क्या हुआ? पियानो की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। मैं डरा हुआ। मैंने कहा, तुझे पियानो की आवाज़ सुनाई दे रही है? उसने कहा, नहीं साहब, क्या कह रहे हो? एक तरफ रस्सी थी, एक तरफ सीढ़ी। उस जहाज पर ऊपर चढ़ने के 2 रास्ते। मैंने सीढ़ी को चुना। मैंने सीढ़ी पर जब पहला पैर रखा, मैं तो ऊपर चढ़ने लगा। पीछे से वो जहाज चलाने वाला बेहोश हो गया। चीखा था, शायद उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे वो डर गया। मैं सीढ़ी चढ़ता हुआ जहाज के ऊपर पहुंचा था। डर बहुत ज़्यादा लग रहा। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? कमाल की चीज़ थी उस जहाज़ के ऊपर चढ़ते ही। जहाज़ का डिज़ाइन बड़ा ही अजीब था, जैसे एक घर हो जो जहाज़ के ऊपर हो। हूबहू मेरा वही तट वाला घर। पीछे वाला वो दरवाज़ा मुझे नज़र आ रहा था। मैं चलकर दरवाजे के पास गया और हैरान, दरवाज़ा खोला मैंने। डिज़ाइन अंदर से पूरा उसी घर का, लेकिन बहुत पुराना, लकड़ी का बना हुआ था ये। भले ही रंग बिल्कुल वैसा ही, लेकिन चीज़ें कुछ अलग थीं। समुद्री चीज़ें, समुद्री हथियार, समुद्री औजार उन कमरों में भरे पड़े, और बदबू भी। वो जहाज़ कोई छोटा जहाज़ नहीं था। ये ऊपर वाला फ्लोर होगा जिस पर हूबहू मेरे घर की नकल बनाई गई है। मैंने उस दूरबीन को उतारा नहीं, एक तरफ वाली सीढ़ियों को देखा। आवाज़ अब उस पियानो की बड़ी साफ आ रही, जैसे बेहद करीब से आ रही हो। एक बार मन कह रहा था उतर जाऊं इस जहाज से, लेकिन फिर मैं जानना भी चाहता था। लहरों की आवाज़ मुझ में हिम्मत पैदा करने लगी थी। मैंने हिम्मत की, सीढ़ियाँ उतरा। जैसे ही मैंने आगे उस पियानो को देखा, अंदर लालटेन लगी हुई साफ नजर आ रहा। पियानो की आवाज़ बंद। जैसे जो उसे बजा रहा था वो गायब हो गया हो। वहां पर कोई नहीं था। पियानो पुराना सा, पूरी तरह से भीगा हुआ पानी से, लेकिन चल रहा था। मैंने उसकी एक की पर उंगली रखी तो आवाज़ आई थी, गूंजी थी वो आवाज़। तब मैंने दीवारों को झांक कर देखा। ढेर सारी पेंटिंग्स लगी हुई। ये पेंटिंग्स लोगों के चेहरे ही थे। किसी ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने, तो किसी ने ऐसे कपड़े जो मुझे पता तक नहीं कौन से ज़माने के हैं, लेकिन चेहरा हर किसी का मुझसे ही मिल रहा था। जैसे किसी ने अलग अलग कपड़ों में मेरी पेंटिंग बनाई हो। दीवारों पर लगी हुई थी वो पेंटिंग्स। करीब से देखा मैंने, वो पेंटिंग थोड़ी भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी
खराब नहीं थी पूरी तरह से। हर तरफ मेरा ही चेहरा, अलग अलग रूप में मेरा ही चेहरा। बस अब मुझे डर लगने लगा है। खुद को कहा था मैंने, मुझे लगा मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा, पाँव फिसला था मेरा, और दूरबीन जो मैंने आंख पर चिपकाई हुई वो मेरी आंख से निकलकर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसका कांच टूट चुका था। मैं घबराया, हाथ पांव फूल गए मेरे। जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा, कुछ गायब नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। ऊपर वाले फ्लोर में आया मैं। उसके बाद आगे बाहर झांक कर देखा। नीचे उस आदमी का वो जहाज नहीं था। आस पास कोई नहीं था, जैसे वो जा चुका हो। मैं आवाज लगाता रहा, कोई है, कोई है। वहां पर कोई नहीं था। रात में घुप अंधेरा, लेकिन दूर दूर मुझे रोशनी नजर आ रही। गोवा बहुत बड़ा है, पार्टी दूसरी तरफ हो रही मुझे साफ नजर आ रही, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूं कैसे? तैर मैं पाऊंगा नहीं, समंदर के गहरे इलाके में हूं। तैर कर इतनी दूर जा पाऊंगा या नहीं? इंतजार करता हूं। रात छंटेगी तो दिन आएगा। दिन की रोशनी होगी तो कोई ना कोई यहां पर होगा जो मेरी मदद करेगा। दिन के वक्त भले ही जहाज किसी को नजर ना आए, मैं तो नजर आऊंगा ना। जहाज आसपास हुआ, मैं आवाजें लगाने लगूंगा, पानी में छलांग लगा दूंगा। वैसे यहां कोई कश्ती वगैरह तो होगी ना जहाज पर। ढूंढता हूं। रात के वक्त तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, दिन के वक्त तो कर पाऊंगा ना। मैं वहां पर इंतजार करने लगा। नीचे से फिर से पियानो की आवाज आने लगी थी, और मैं एक बार देखना चाहता था क्या नीचे कोई है। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मुझे वो जलता हुआ पियानो नजर आया। भले ही वो जल रहा था, लेकिन चल रहा था। उसकी की को कोई दबा रहा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा। एक तरफ पड़ा हुआ वो दूरबीन के कांच का टुकड़ा, मैंने उसके अंदर से देखा, कोई नहीं नजर आ रहा था। ये जगह भूतिया है, इतना तो पक्का था। लेकिन वो पियानो जलने लगा। वहां जितनी भी पेंटिंग थी उन्हें भी आग लग चुकी थी, इसीलिए मैं नीचे वाले कमरे से बाहर निकला। पूरा जहाज ना जल जाए, मुझे इसका डर था, और हालात वैसे बनने लगे। आग धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगी थी, लेकिन मैं ऊपर था। अगर आग ज़्यादा लगी तो दूर दूर तक नज़र भी तो आएगी, हो सकता है कोई देख सके। अगर ऐसा नहीं तो अंत में मैं पानी में छलांग तो लगा ही दूंगा। लेकिन मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, कितने समय तक देखते हैं। आसपास ढूंढने लगा था, छोटी मोटी कोई कश्ती मिल जाए, और एक तरफ लटकी हुई छोटी कश्ती मिल गई। लेकिन उसे मैं पानी में तभी उतारूंगा जब समय ज़्यादा बीत जाएगा। लहरें उफान खा रही थी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें। जहाज बड़ा था, इसीलिए पानी में टिका हुआ था। छोटी कश्ती में मैं बैठता तो शायद उस जगह ना पहुंच पाता जहां पहुंचना चाहता था। इंतज़ार करने लगा। धुआं बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद जलते हुए लोग आग से बाहर निकले थे जो तड़प रहे, और उन्होंने पानी में छलांग लगा दी, जैसे कोई नीचे छिपा हुआ हो। जब आग बहुत ज़्यादा लग गई तो वो बाहर भागे और पानी में छलांग लगा दी। फिर पानी में वो कहाँ गए मुझे नहीं पता, लेकिन हालत मेरी बहुत पतली थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे इस जहाज़ के ऊपर नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही 1 घंटे तक मेरी हालत बहुत बुरी, लेकिन अचानक धुआं उठना बंद हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। धुआं पूरी तरह से बंद। शायद आग बुझ गई होगी, लेकिन आग बुझने के बाद भी धुआं काफ़ी लंबे समय तक निकलता रहता है। फिर मैं हिम्मत करके नीचे की तरफ गया था। धुआं बिल्कुल नहीं था। जैसे ही नीचे वाले कमरे तक पहुंचा, पियानो सामने था जो चलने लगा था। पियानो को आग लगी हुई, लेकिन पियानो की हालत ठीक, जैसे अभी आग लगाई हो किसी ने। चारों तरफ लगी हुई वो पेंटिंग्स सही सलामत थीं। आग के कारण निशान बनने चाहिए थे जो नहीं थे। सब कुछ जैसे ठीक हो गया हो, लेकिन पियानो पर आग लगी हुई जो बढ़ने लगी। मैंने उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन पियानो की आग एक लकड़ी के ऊपर लग चुकी थी, और उससे वो कमरा जो कि लकड़ी का ही था
जलने लगा। मुझे किसी तरह से बाहर आना पड़ा और जैसे ही मैं बाहर निकला, इतने में मेरे पीछे जलते हुए लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे, जिन्होंने पानी में छलांग लगा दी। ये बिल्कुल वैसा हुआ था जैसा पहले हो चुका था, जैसे समय 1 घंटा पीछे चला गया हो। इस बार आग ज्यादा भयानक लगी थी। धमाकों की आवाज आ रही, जैसे गैस सिलेंडर नीचे हों जो फट रहे हों। धमाके के कारण जहाज के पीछे का हिस्सा उड़ रहा था। मैंने एक तरफ रखी उस कश्ती की तरफ नजर मारी। मुझे इस पर चढ़ जाना चाहिए। ये जहाज के ऊपर हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। अगर ज्यादा कुछ बुरा हुआ ना इस तरफ, मैं कश्ती को पानी में उतार दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे रुकना चाहिए। रुकने का फायदा हुआ। धुआं छंट चुका था, आग शायद बुझ चुकी थी, आवाज बंद हो चुकी। फिर पियानो की आवाज दोबारा आई। नीचे पहुंचा, सब कुछ ठीक, पहले की तरह। आग फिर से थोड़ी थोड़ी पियानो को लगने लगी थी। जहाज के पीछे का हिस्सा सही सलामत था, कुछ हुआ ही ना हो जैसे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं समय में फंस गया हूं। हर चीज घूम फिर कर वैसी ही हो रही है। लेकिन ये रात निकल जाए, पानी में जाना ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए खुद को संभाले हुए, रुके हुए, मैं कुछ और करना नहीं चाहता था। ऊपर बैठ गया। फिर से आग बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी। लेकिन इस बार बीच वाला हिस्सा धमाके के कारण उड़ चुका था। हो बिल्कुल पहले जैसा रहा, लेकिन हर बार कुछ बदलता। मुझे उड़ती हुई लाशें नजर आई थी ऊपर की तरफ, धमाके के कारण जो पानी में गिरी थीं। मैं चीख रहा, चिल्ला रहा, मदद की गुहार लगा रहा। मदद करता तो कौन करता? दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा कई बार हुआ, बहुत बार। एक बार जहाज पूरी तरह से जल चुका था और वो जलते हुए लोग ऊपर आए थे, मुझसे बात कर रहे थे। भागना चाहते हो तो भाग जाओ, समय है। उनकी बात मानी मैंने। उस कश्ती को पानी में उतार दिया। जैसे ही मैं भागने वाला था, लहरें बड़ी तेज आईं, उस कश्ती को दूर ले गईं इससे पहले कि मैं उस पर पैर रख पाता। कश्ती पानी में दूर जा चुकी थी। वहां धमाकों की आवाज, लेकिन मैंने खुद को संभाला। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक नहीं हुआ। आग बुझ चुकी थी। पियानो में शुरू से आग लगी हुई, लेकिन वो कश्ती, वो अब मौजूद नहीं। हर बार कुछ ना कुछ बदल जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही था, बदला हुआ। कश्ती मौजूद नहीं। इस जहाज से दूर जाने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। एक ही उम्मीद थी, रात बीतेगी। यह रात गुजर जाएगी तो मैं बच पाऊंगा, किसी की मदद लूंगा। कोई बात नहीं, लकड़ी के बड़े बड़े हिस्से हैं। किसी हिस्से को पानी में फेंकूंगा, उसके ऊपर से किसी तरह चप्पू चलाता चलाता किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये सोचा हुआ था मैंने। मैं इंतजार करने लगा, लेकिन ये पानी का जहाज आगे बढ़ने लगा था। आवाजें आने लगी थी लोगों की। देखा मैंने, आग बुझ चुकी, अब आग नहीं लगी। पियानो कोई बजा रहा था अपनी उंगलियों से। वहां कई लोग थे, वो जिंदा नहीं, हाव भाव नहीं, बात का जवाब नहीं देते। सन अपने काम पर लगे हुए और एक उस जहाज को चला रहा था। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन उसने दीवार पर हाथ रखा हुआ और जहाज आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। वो सबको यही कह रहा, हम आगे बढ़ने लगे हैं, सब इंतजार करो, अपने अपने काम पर लग जाओ। मैंने उसे कहा था, मुझे यहां से जाना है, मेरी मदद करो। लेकिन वो जिंदा लाशें थीं, काम कर रही थी, लेकिन जवाब नहीं देते। मुझे पूरी तरह से उन्होंने इग्नोर किया था। मैं ऊपर आसमान को देखता जा रहा था। बादल छंटने लगे थे, धुंध बढ़ने लगी थी। दूर दूर तक मैं देख नहीं पा रहा था। पहले तो तारे थोड़े थोड़े नजर आ रहे, अब तारे दिखना बंद हो चुके। लेकिन एक ऐसा दृश्य नजर आया जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा। आसमान में लाल रंग की लालटेन थी, वो उड़ती हुई लालटेन, हवा में उड़ती हुई लालटेन जो आगे से पीछे की तरफ जा रही। आसमान रहस्यमय था,
जिसे देखकर मंत्रमुग्ध भी हो रहा, डर भी रहा। एक कोने में बैठा हुआ मैं इंतजार करता रहा कि यह जहाज किस तरफ जा रहा है, और यह जहाज आगे बढ़ता गया। आसमान में उड़ती हुई मुझे लहरें नजर आईं। कैसे बताऊं? लहरें पानी में होती हैं। जहाज पानी पर चल रहा था, लेकिन समंदर ऊपर था, लहरें आसमान में। और जब मैंने उस जहाज से नीचे देखा, नीचे बादल नजर आ रहे, जैसे ये जहाज उल्टा चल रहा हो, समंदर ऊपर, बादल नीचे। लेकिन मैं गिर भी नहीं रहा था, मैं तो जहाज के ऊपर ही था। लेकिन ये रात गुजरी, दिन होने लगा था। सूरज सामने नजर आ रहा, पानी अपने आप नीचे आ गया। ऊपर बादल थे जो छंटने लगे थे। सामने मुझे तट नजर आने लगा, लेकिन ये कोई टापू था। मुझे लगा इस जहाज से उतरने में समझदारी है। यह जहाज कोई साधारण जहाज नहीं है, किसी को नजर नहीं आएगा और मुझे कैद ना कर ले। छलांग लगाकर मैं पानी में पहुंचा। तैरकर मैं उस टापू पर, और पीछे से जहाज दूर चला गया। खुशी हुई वो जहाज पर नहीं था मैं। एक छोटा सा मौका मिला मुझे। लहरें नहीं थी, इतना मैं तैर सकता था। तैर कर मैं किनारे पर आ गया। लेकिन ये टापू कहाँ पर है? गोवा के आसपास टापू नहीं है, लेकिन ये जहाज बहुत दूर निकल आया होगा ना। कहीं मैं लक्षद्वीप तक तो नहीं पहुंच गया? जो भी हो, अब यहां पर मुझे रहना है, बचने के बारे में सोचना है। आग लगानी होगी मुझे। आग दूर दूर तक नजर आती है। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आग से पता लग जाता है। जब धुआं उठता है लोग समझ जाते हैं। लेकिन आग कैसे जलाऊं? आसपास मैंने पेड़ देखे, सूखी लकड़ियां देखी, तो एक लकड़ी को मैं आपस में घिसने लगा। मैंने अपने पायजामे का नाड़ा निकाला था, एक लकड़ी पर लपेट दिया। नीचे रखी एक लकड़ी जिसे पैर से पकड़ लिया था, गोल गोल घुमाने लगा। उस नाड़े से वो लकड़ी गोल गोल घूमने लगी थी, जिससे घर्षण पैदा हो रहा और वो गर्म हो रही। थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगा। आसपास मैंने खुरच खुरच कर जो पेड़ की छाल थी वो इकट्ठी की हुई बुरादा इकट्ठा किया हुआ था। अब उस छाल पर धीरे धीरे चिंगारियां गिरने लगी तो उसे आग लगने लगी थी। वो आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैंने लकड़ियां रख के वो आग को जलाया, जिससे धुआं ऊपर तक उठने लगा। और मुझे आखिरकार खुशी हुई। अब ये धुआं कोई ना कोई देख लेगा, वो समझ जाएगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ एक बड़ी लकड़ी को रखता हूँ जिसके ऊपर लिख देता हूँ कि मैं टापू पर ही हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। और फिर मैं इस टापू में कुछ खाने पीने की चीज़ ढूंढता हूँ। बाकी यहाँ रेत पर भी लिख दूंगा और पीछे पत्थर है उस पर भी खुरच कर लिख दूंगा कि मेरी मदद करो, हेल्प मी। अलग अलग भाषाएं जो मुझे आती हैं, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, हर भाषा में लिखूंगा ताकि जो भी यहाँ पर हो देख पाए, मेरी मदद कर पाए। फिर मैं उस टापू पर आगे कुछ ढूंढने के लिए जा रहा था। मुझे लगा कुछ नारियल चाहिए होंगे मुझे। पक्का मैं एक टापू पर फंस चुका हूँ। वो भूतिया सफ़र भयानक था, लेकिन अब मैं सुरक्षित हूँ। हो सकता है इस टापू पर कोई मौजूद हो तो उसे ढूंढने की कोशिश मेरे लिए सही रहेगी। मैं घने इलाके में था। आसपास बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और ज़्यादातर नारियल के पेड़ ही थे। टक 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 ये आवाज़ें आने लगी, करीब से आ रही थी। ये हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन ऐसे टापू पर बड़े जानवर नहीं होते। या कोई इंसान हो, कुछ काट रहा हो। भागा मैं उस तरफ, और जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही था। एक आदमी मुझे नजर आया पेड़ के ऊपर, नारियल के पेड़ के ऊपर, नारियल को काट रहा, ऊपर से काट कर नीचे फेंक रहा। और खुशी के मारे मैं घुटनों पर आ गया और आवाज लगाकर कहा, मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, वो काफी ऊंचाई पर था। उसके बाद फिर से अपना काम करने लगा। मैंने नीचे से आवाज लगाई, भाई मैं फंस चुका हूं। एक जहाज जो मुझे यहां पर ले आया, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं, मैं मरने वाला था भाई। ऊपर से उसने कहा, जा यार आगे जा, आगे तुझे खुद ही कोई ना कोई मिल जाएगा। मैंने कहा, कोई मिल जाएगा? यहाँ क्या कोई और भी है? उसने कहा, बहुत हैं, आगे देख सकते हो, मैं काम पर हूँ,
मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम पर लगा हुआ। मुझे लगा ये टापू पर और भी लोग होंगे, यहाँ ऐसा होता रहता होगा, कोई ना कोई भटक कर इस तरफ आ जाता होगा, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। मैं भागा भागा जा रहा और आगे मुझे एक आदमी नजर आया। वो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। मैंने दूर से चीखना शुरू कर दिया, भाई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसने जब मेरी तरफ देखा, जितना हक्का बक्का वो था उससे ज़्यादा हक्का बक्का मैं था। एक आदमी हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला, बस उसके कपड़े अलग थे। उसे देखकर हैरान, लेकिन हो सकता है, कहते हैं एक जैसे दिखने वाले धरती पर 7 लोग होते हैं, हो सकता है ये एक संयोग हो। मैं उसके पास गया और रोने लगा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। उसने कहा, डरो मत, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, डरो मत। मैंने कहा, आदत नहीं, मुझे निकलना है। आप यहाँ कैसे आए और यहाँ से कैसे निकला जा सकता है? क्या ये टापू है या गोवा का कोई हिस्सा है? मैं घूमकर यहाँ आ गया, हो सकता है मुझे गलती लगी हो। उसने कहा, नहीं नहीं, गोवा का हिस्सा नहीं है, ये टापू ही है। मैंने पूछा, कौन सी जगह? लक्षद्वीप है? उसने कहा, नहीं, इस जगह का अभी तक तो कोई नाम नहीं रखा हमने। मैंने कहा, हमने और भी लोग हैं, मेरी मदद करो। उसने मुझे खाने की कुछ चीज़ दी जो पास में रखी हुई थी। ज़्यादातर नारियल थे, कुछ उबली हुई सब्जियां थी। मैंने वो खाए और मैंने उसको पूछा, आप बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। और वो मुस्कुरा कर कहने लगा, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, यहाँ मैं तुम्हारे जैसा क्यों दिखता हूँ। आगे देखो, आगे तुम्हें गांव भी मिलेगा। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, तुम आगे जाकर बात कर सकते हो। मैं उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। गांव मिला मुझे, अलग अलग तरह के घर थे, पुराने, नए, टूटे फूटे। कैसा गांव है, देखकर हैरान। फिर लोगों को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया मैं। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, बहुत सारे, सभी के सभी मेरे जैसे। हर एक का चेहरा मुझसे मिल रहा था, जबकि हर किसी ने कपड़े अलग पहने हुए। किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी की छोटी, किसी ने मूंछ रखी तो किसी ने नहीं, लेकिन सभी मेरे जैसे दिख रहे थे। मैं पागल हो रहा था। मैंने कहा, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है। कई लोग आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, असल में कहूँ तो मुझे संभाला, फिर मुझे बिठाया और मुझे बताने लगे, डरना मत, ये हमारे साथ हर बार होता है। हम सब अलग नहीं हैं, एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। ये हमारी नियति है कि हर बार हम यहीं पर मिलते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है और ये कोई छोटा मोटा टापू नहीं है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ी। तुम जिस भी छोर की तरफ जाओगे उस तरफ तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, हमारे जैसे दिखने वाले, कुछ 100 साल पुराने, कुछ हज़ारों साल पुराने, तो कुछ बहुत ज़्यादा पुराने। जितनी दूर जाते जाओगे वैसे लोग मिलते जाएंगे। हम जहाज़ से जुड़े हैं, किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, और ये जवाब किसी को नहीं मिला। हज़ारों सालों से सबने कोशिश की, मैंने भी की, तुम्हारी तरह मैं भी वापस गया था तट पर, लकड़ी से कश्ती बनाई, समंदर में भटका कई दिनों तक, अंत में बेहोश हो गया और फिर मैं तट पर आ गया। यहाँ से दूर नहीं जा सकते, हम मर नहीं सकते, हम जिंदा रहते हैं हमेशा के लिए, और हम जहाँ भी पैदा हों हमारी नियति हमें यहीं पर ले आती है, हर बार हम यहीं पर आ जाते हैं। रिश्ता है हमारा समंदर से, समंदर के पानी से और लहरों से। ये लहरें खींचती हैं हमें हमारी नियति की तरफ। मैं स्तब्ध रह गया था, सोच में पड़ गया था, लेकिन मैंने कोशिश की। क्या कोशिश की जा सकती थी? आग लगाना, इंतज़ार करना, वहाँ पर कोई नहीं आता, दूर दूर तक पानी ही नज़र आता है। मैंने कश्ती बनाई, समंदर में गया, कश्ती चलाता गया, चप्पू मारता गया कई दिनों तक। जब मैं थक गया, बेहोश हो गया, वो कश्ती दोबारा मुझे लहरों के झोंकों के साथ तट पर लेकर आ चुकी थी। मैंने वो टापू के दूसरे हिस्से पर जाने की ठानी, कहीं ना कहीं पर तो जाता होगा। मैं चलता गया,
लंबे समय तक सफ़र किया मैंने, कई दिनों का, कई हफ्तों का, कई महीनों का। मैं चलता चला गया। इतना बड़ा टापू था, इतना बड़ा टापू। हर जगह मुझे मेरे हमशक्ल मिलते। हम एक दूसरे को पहचान लेते। भाषा भले ही अलग होती, चेहरे की बनावट में थोड़ा फर्क होता, लेकिन सभी मेरे जैसे ही थे। हम मरते नहीं, यहीं पर रहते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जगह का भी अंत नहीं है। बहुत दूर छोर पर मैंने बिना बोलने वाले इंसानों को देखा जो मेरे जैसे दिखने वाले थे। वो भी यहीं पर आए होंगे, हजारों या कहूँ लाखों साल पहले। उससे भी आगे जहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर भी भटका, लेकिन कोई और इंसान मिलता ही नहीं। कितने समय से भटक रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अंत में एक जगह सुरक्षित रहने के लिए मुझे घर बनाना ही पड़ा। जान गया यहाँ से निकल नहीं सकता। ये मेरा घर है, मेरी नियति मुझे यहीं पर कैद करके रखेगी। लेकिन कब तक यहाँ रहना होगा मैं नहीं जानता। इसके बारे में कोई और भी नहीं जानता। इसे वरदान कहूं कि मैं कभी नहीं मरूंगा, या श्राप कहूं कि मैं हमेशा के लिए यहां पर कैद रहूंगा। लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं आप तक ये कहानी कैसे पहुंचा पाया। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कैद हूं ऐसी जगह जहां से निकल नहीं सकता, तो ये कहानी आप तक कैसे पहुंची। मैं शापित हूं, कैदी हूं इस जमीन का। शाप ऐसे बहुत हैं, कुछ और भी ऐसे शाप से जुड़े हैं जो हर जगह हुई अजीबो गरीब घटनाओं की जानकारी कहानी के जरिए पा ही लेते हैं। पहुंच जाती है उनके पास वो सच्ची कहानी। वो एक शाप से जुड़े हैं। कहानियां ही उसकी जिंदगी है, और ये कहानी वो आपके लिए ले ही आएगा, जानता हूं मैं।